ज़ांज़िबार के मंगापानी नामक प्रदेश से ज़ांज़िबार सिटी की ओर की वापसी की यात्रा पर हूँ मैं अभी। यहाँ से गुजरते हुए एक पल के लिए इस सोच में पड़ गया हूँ कि कहीं केरल के किसी तटीय इलाके से होकर तो नहीं जा रहा हूँ। सड़क के किनारे केले के अनेकों झाड़, फलों से भरपूर नारियल के पेड़, आम के पेड़, कटहल के पेड़ आदि सब कुछ है यहाँ। नारियल के पत्तों के छप्पर वाली झोपड़ी, टिन के छत वाले छोटे मकान भी दृश्य में हैं। तंजानिया के मुख्य इलाके से भिन्न यह प्रदेश हरियाली से भरपूर है। फलों से भरे पेड़ों वाली जमीन पर छोटे मकान भी हैं। केरल की ही तरह जमीन का एक छोटा टुकड़ा, उस पर एक मकान वाली रीति है यहाँ भी। लेकिन इन ग्रामीण नज़ारों से यह साफ जाहिर है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति केरल से कुछ कमजोर है। लेकिन यह भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। नए जमाने के अनुरूप की अच्छी इमारतें, सार्वजनिक संस्थाएं आदि के भी नज़ारे हैं सड़क के किनारों पर। सूर्य के ढलने का समय। ज़ांज़िबार की जनता इस सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर आश्रित रहती है। इसे देखने से लगता है कि एक लॉरी के पिछवाड़े को लोगों को बैठने लायक बना दिए गए हैं। अन्य दिखने वाली गाड़ियां आधुनिक कोटि की हैं। उन्हें विदेशों से आयात किए जाते हैं। इस गाड़ी को बीच बीच में लोगों के उतरने और चढ़ने के लिए रुकते हुए देखा है। किराने की दुकानें, सब्जी और मछली की दुकानें आदि देखे जा सकते हैं। ज़ांज़िबार नगर के बाहरी इलाके के छोटे शहर ऐसे ही हैं। इनके छत वाले, दिखने में सुंदर न कह सकने वाले मकान। इन दृश्यों से ज़ांज़िबार नगर के बाहरी ग्रामीण इलाके और वहां की जनता के जीवन स्तर का पता चल जाता है। कार वापस स्टोन टाउन पहुंच चुकी है। मैंने जिस होटल में कमरा लिया है वह स्टोन टाउन में स्थित है। अबू के आज का काम समाप्त हो रहा है। अपना मेहनताना लेकर अबू चला गया। यह है होटल ज़ांज़िबार ग्रेट पैलेस। जब मैंने कमरा बुक कराया था तब इसका नाम होटल ज़ांज़िबार ग्रेट पैलेस था, लेकिन पिछले एक हफ्ते के बीच इसका नाम गोल्डन ट्यूलिप में परिवर्तित हो गया है। मेरा ध्यान तो दीवार पर बने चित्रों की ओर आकर्षित हुआ। ज़ांज़िबार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिशुद्धकरण है सारे चित्र। मेरे चित्रों में नजर दौड़ाते रहने के बीच रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कमरा तैयार है। मेरे लिए आवंटित 103 नंबर के कमरे की ओर मैं चला। कमरा पहली मंजिल पर है। हाल ही में पुनर्निर्मित होटल है यह। यहाँ का एक परंपरागत होटल। खिड़की और दरवाजों पर अरबी भारतीय परंपरा प्रकट है। कमरे के अंदर प्रवेश करने पर फर्नीचरों में भी वही परंपरा नजर आई। कमरा ठीक ठाक है। इसके एक दिन का किराया 4000 रुपये है। कमरे का स्वच्छ और साफ होना ही ज्यादा मायने रखता है। स्टोन टाउन के फेरी टर्मिनल के बिल्कुल नजदीक है यह होटल। शौचालय में भी सबसे आधुनिक सुविधाएं मुहैया करा रखी है। सुंदरता बढ़ाने की सामग्री और हेयर ड्रायर आदि भी हैं। इन सब के बावजूद 4000 रुपये किराया थोड़ा ज्यादा है। खिड़की से नीचे देखने पर पीछे की तरफ एक छोटा उद्यान नजर आ रहा है। संध्या के समय मैं छत पर गया। भोजनालय छत पर है। वहां से रात का भोजन करना है। भोजनालय में अधिक लोग नहीं हैं। समुद्र की हवा खाते हुए यहाँ बैठकर भोजन कर सकते हैं। नीचे लाइट से सजाया गया उद्यान, उससे आगे कुछ इमारतें, वो फेरी टर्मिनल दिख रहा है। उससे आगे हिंद महासागर है। प्रकाश में डूबे हुए जाता एक जहाज। भोजन के उपरांत अधिक देरी किए बिना मैं कमरे में लौट आया। सोने में भी अधिक देरी नहीं हुई। अगले दिन भोर सवेरे ही जाग गया। गोल्डन ट्यूलिप होटल से चेकआउट करके सड़क पर निकल आया हूं। लोग बैग खींचते हुए फेरी टर्मिनल की ओर जा रहे हैं।
सिर पर भार ढोते हुए लोग फेरी को लक्ष्य करके तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं भी फेरी टर्मिनल की ओर चला। दारे सलाम लौट रहा हूं मैं। मेरा वीआईपी टिकट है। यह प्रतीक्षालय वीआईपी टिकट वालों के लिए है। समय होने पर मैं भी दूसरे यात्रियों के साथ समुद्र पुल से होकर नौके की ओर बढ़ा। वीआईपी टिकट वाले, इकोनॉमी टिकट वाले, सबको इसी पुल से होकर नौके पर पहुंचना होता है। उसके अंदर वीआईपी हॉल, सीट आदि शानदार है। वायुयान की बिजनेस क्लास जैसी सहूलियत। प्रत्येक सीट के सामने टीवी स्क्रीन, आरामदायक सीटें, भोजन भी ला कर देंगे। रॉयल क्लास नाम से एक और विभाग भी है नौका के अंदर। वह अलग से एक केबिन है। 4 लोग बैठ सकते हैं। सीढ़ी से ऊपर चढ़ने पर इकोनॉमी क्लास पहुंचते हैं। यह एक खुली जगह है, वातानुकूलित नहीं है। यहां भी काफी लोग हैं। इकोनॉमी क्लास और वीआईपी क्लास के दर में बहुत अंतर है। नौका के कर्मचारी काम में तल्लीन हैं। छज्जे पर खड़े रहने पर एक तरफ ज़ांज़ीबार बंदरगाह दिख रहा है। वहां जहाजों ने लंगर डाल रखे हैं। कंटेनरों को उतार चढ़ा रहे हैं। नौका के रवाना होने में अभी समय बाकी है। यार्ड में मशीनों के कंटेनरों को संभालने की प्रक्रिया को मैं वहां खड़े खड़े देखता रहा। ज़ांज़ीबार में कुल 5 बंदरगाह हैं। उनमें सबसे प्रमुख बंदरगाह यही है। निर्यात से अधिक आयात के काम चलते हैं यहाँ। मशीनों के उपयोग से कंटेनरों को संभालने की प्रक्रिया को देखते हुए खड़े रहने में एक मज़ा है। ज़ांज़ीबार में खाने की चीज़ें, दवाई, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद आदि इसी कंटेनरों में पहुँचते हैं। भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया आदि देशों से लाए जाने वाले चावल हैं आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तु। केन्या, सिंगापुर, दुबई आदि जगहों से खाद्य तेल, ब्राज़ील से चीनी, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि प्रदेशों से गेहूं आदि यहाँ आयात किए जाते हैं। भक्ष्य योग्य समुद्री सिवार, लौंग आदि हैं ज़ांज़ीबार के इस बंदरगाह से निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद। नौका के रवाना होने का समय हो गया है। एक कर्मचारी ने लंगर हटाकर उसे स्वतंत्र कर दिया। जेट प्रणोदन इंजन चालू होकर बोट किनारे से रवाना हुई। ज़ांज़ीबार का तट दूर होता जा रहा है। बंदरगाह, फेरी टर्मिनल आदि पीछे छूट रहे हैं। स्वच्छ नीला पानी। अभी भोर का ही वक्त हुआ है। कंटेनरों को लाए कई जहाज ज़ांज़ीबार बंदरगाह पर लंगर डाले पड़े हैं। यूरोप, अमेरिका, एशिया आदि जगहों से माल जहाज़ों के पहुंचने वाला बंदरगाह है वह। पानी की सतह पर दूध के झाग सा फैलाती हुई नौका बहुत जल्दी से तट से दूर चली गई। अब कभी भी मेरे आने की संभावना नहीं दिखने वाला द्वीप। हाउस ऑफ वंडर्स नामक सुल्तान का महल है वह। एक दूसरी तरफ अंदरूनी समुद्र में नौकाएं लंगर डाले पड़ी हैं। पर्यटकों को लाए एक क्रूज शिप, मालवाहक जहाज आदि नजरों के सामने है। मछली पकड़ने के बाद छोटे बादवानी में सवार होकर किनारे की ओर लौटता हुआ एक मछुआरा। लहरों के ऊपर से डोलती हुई वह नौका जा रही है। किनारे पर ज़रीना होटल गरु का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। एक शताब्दी से अधिक पुरानी ज़ांज़ीबार की ऐतिहासिक इमारतें आज होटल और रिसोर्ट में रूपांतरित हो चुकी हैं। उन सबको पीछे छोड़ती हुई नौका ज़ांज़ीबार के तट से दूर होती जा रही है। यदि किसी विकसित देश का भाग हुआ होता तो एक व्यस्त पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने की संभावना रखने वाला एक द्वीप समूह है ज़ांज़ीबार। बीच समुद्र में पहुंचते ही उछाल लेकर नौका आगे की ओर बढ़ती रही।
ज़ांज़िबार का किनारा वो दूर कहीं रह गया है। पानी की सतह पर कभी उसे छूकर कभी उससे ऊपर उठकर तेज रफ्तार से जा रही है नौका। पूरे वातावरण पर बादल छा गया है। लगता है कि बादलों ने सूर्य बिंब को अपने आगोश में छिपा लिए हैं। मुझे मालूम है कि इसी कारण से अब इन दृश्यों में पहले वाली शोभा नहीं रह गई है। एक मालवाहक जहाज बीच समुद्र में पड़ा हुआ है। लोग गाना आदि सुनते हुए बैठे हैं। बड़े पर्दे पर सुरक्षा से संबंधित प्रदर्शन चल रहा है। यदि समुद्र में रहते हुए दुर्घटना होती है तो किस प्रकार बचे जा सकते हैं, लाइफ जैकेट कैसे पहने जाते हैं आदि जानकारियों का प्रदर्शन है। वह एक बड़े बांध के शटर खोलने पर जिस तेजी से पानी निकलता है, वैसे ही यह नौका भी पानी छोड़ती हुई उछाल लेकर भाग रही है। नौका अभी तंजानिया के किनारे की ओर बढ़ रही है। इस लंबी यात्रा के सारे दृश्य मैंने यहाँ नहीं दिखाए हैं। जेट इंजन से निकलने वाले तेज धार पानी की शक्ति इस नौके की रफ्तार की जानकारी दे रही है। 4 बड़े नली से तेज धार में निकल रहा है पानी। वो सामने दिख रहा है दार ए सलाम का डाउनटाउन इलाका। आधुनिक काल के दौरान ऊपर उठी गगनचुंबी इमारतें। फेरी टर्मिनल स्थित कुरासनी खाड़ी में प्रवेश करने के लिए नौका उछाल लेकर भाग रही है। अभी हम दार ए सलाम के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। उस नगर का नया लाइट हाउस एक तरफ दिख रहा है। ऐसे देखें तो दार ए सलाम एक आधुनिक नगर है। नौका अभी कुरासनी खाड़ी से होकर जा रही है। खाड़ी की दूसरी तरफ के किगम्बोनी प्रदेश की ओर जाने वाली नौका रवाना होने की तैयारी के साथ खड़ी है। खुरासनी खाड़ी वाले भाग पर है दार ए सलाम का डाउनटाउन। खाड़ी में प्रवेश करके एक चक्कर लगाने के बाद नौका फेरी टर्मिनल की ओर बढ़ रही है। एक दूसरी नौका वहां खड़ी है। पुराने समय की कुछ नौकाएं किनारे से लगी खड़ी दिख रही हैं। ज़ांज़िबार जाने की तैयारी के साथ एक दूसरी नौका हमारी बगल में खड़ी है। हमारी नौका निश्चल हुई तो मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। समुद्री पुल पर भीड़ लगी है। हर बार जब नौका किनारे पर लगती है तब 600 से अधिक लोग बाहर निकलते हैं। फेरी टर्मिनल के सामने मेरी प्रतीक्षा में एक कार खड़ी थी। मेरे यहाँ के मित्र विलियम बेनेडिक्ट ने कार के साथ अपने ड्राइवर को भेजा है। इस प्रकार दार ए सलाम की गलियों से होकर हमारी यात्रा आरंभ हुई। ये बाईं तरफ श्री हिंदू मंडल अस्पताल स्थित है। भारतीय संगठन और हिंदू संगठन की अनेक संस्थाएं यहाँ स्थित हैं। आगा खान ट्रस्ट भी दार ए सलाम में विविध प्रकार के कार्य कर रही हैं। इस नगर के अधिक दृश्य मैं अपने कैमरे में समेट नहीं पाया हूँ। पिछले दिन यहाँ के होटल में रात बिताने के बाद अगले ही दिन ज़ांज़िबार के लिए रवाना हो गया था ना मैं। आज मेरा लक्ष्य नगर के नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करना मात्र नहीं है। यहाँ के कुछ अलग नज़ारों की ओर जाने का मन बनाया है मैंने। अति आधुनिकता के साथ दार ए सलाम अभी बढ़ रहा है। आधुनिक काल में बनने वाली ऊंची इमारतें, शॉपिंग मॉल, बृहद होटल आदि सब कुछ यहाँ दिखते हैं। 43.5 लाख लोगों की आबादी वाला शहर है यह। अफ्रीका के किसी भी शहर में दिखने वाली सारी परेशानियों से भरा शहर है दार ए सलाम। यहाँ भी कई जगहों पर गगनचुंबी इमारतें, गगन को छूने के लिए ऊपर उठ रहे आधुनिक काल की निर्मिति आदि दिख रही हैं। नगर से उत्तर की ओर जाने वाले एक रास्ते से होकर कार अभी जा रही है। आधुनिक काल का शहर इसी सड़क के किनारे से होकर आगे की ओर फैल रहा है। अनेकों देशों के वाणिज्य दूतावास, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय आदि हैं इस हाईवे के किनारे पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्यांकन के अनुसार इस शहर की 70% जनता झुग्गियों में या बहुत कम सुविधाओं वाले मकानों में रहती है।
मैं अभी दारे सलाम का ग्रामीण संग्रहालय देखने जा रहा हूँ। तंजानिया की जनता की परंपरागत जिंदगी को दर्शाने वाला संग्रहालय है वह। यहाँ आसपास कहीं है संग्रहालय। ड्राइवर को जगह मालूम है। मैं उसकी तरह कैमरा इसलिए नहीं घुमा रहा हूँ कि उसे वह पसंद नहीं है। बंदा थोड़ा शर्मीला है। यात्रा के आरंभ में ही उसने मुझसे शर्माते हुए कहा था कि उसकी तरफ कैमरा ना घुमाया जाए। ग्रामीण संग्रहालय के परिसर में कार ने प्रवेश किया। सामने की इमारत दिखने में संग्रहालय जैसा नहीं लग रहा था, तो भी वहां टिकट काउंटर अवश्य था। टिकट लेकर मैंने संग्रहालय में प्रवेश किया। एक विशाल भूभाग जो कि पेड़ों से भरा हुआ है। इधर उधर नारियल के पेड़ों की छप्पर वाली इमारतें, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से निर्मित विभिन्न आकार की इमारतें हैं यहाँ। उनमें से हर एक इमारत तंजानिया की विभिन्न जनजातियों की झोंपड़े का नमूना है। सबसे पहले सुकमा हाउस का बोर्ड लगा हुआ एक गोलाकार झोपड़ी है। तंजानिया के सबसे बड़े जनजातीय समूह सुकुमा जन समूह का मकान। सुकुमा या वासुकुमा नाम से जाने जाने वाला एक ही जन समूह है। जंगल की लकड़ियों को पिरोकर बनाए गए ढांचे में गोबर और मिट्टी के गारे को पोतकर बनाई गई दीवारें। गोलाकार झोपड़ी के चारों ओर बरामदा के होना ही इसकी विशेषता है। घर की औरतें खाली वक्त बिताने का काम, धानी की पिसाई करने के काम आदि यहाँ बैठकर करती रही होंगी शायद। दीवार का ऊपरी भाग हवा आने देने के मकसद से ऐसे खुला छोड़ देते हैं। पतली लकड़ियों वाले छत पर घास के छप्पर डाल रखे हैं। इस मकान के निर्माण के लिए सुकमा जन समूह परंपरागत रीति से अनुसरण करते रहे कुछ और तरीके हैं। अंदरूनी भाग पहले बनाए जाते थे। उसके बाद ऊपर हाथी घास नामक जंगली घास का छप्पर डालते थे। सबके अंत में बरामदे का निर्माण होता था। यहाँ एक तरफ कुछ कारीगर बैठे हुए हैं। मकान का मरम्मत करने के लिए आए हुए लोग हैं। कुछ आलस्य से भरी होती है यहाँ की जनता की आदत। सुकमा जनता की कारीगरी के औजार दीवार पर प्रदर्शित कर रखे हैं। एक छोटी अटारी, विभिन्न आकार के कमंडलू जो जंगली घास की रस्सी से बने छल्ले से लटके हुए हैं। ये सब मात्र प्रदर्शन के लिए रखी हुई चीजें नहीं हैं। तंजानिया के अंदरूनी जंगली इलाके में सुकमा लोग आज भी इसी प्रकार के मकानों में ही रहते हैं। एक गांव में इस प्रकार के कई मकान पास पास बनाए हुए होते हैं। यह एक अन्य प्रकार का आदिवासी मकान है। यह हाया हाउस नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिमी तंजानिया के एक विशेष प्रकार का जन समूह है हाया। हाया हाउस की आकृति मछली पकड़ने की एक बड़ी टोकरी जैसी लगी मुझे। कृषि में निपुण हाया जनता बहुसंख्यक मवेशियों के मालिक भी होते हैं। बांस की खपचियों को पिरोकर बनाई गई दीवार, अंदर अनेकों खंबे। खंभों की इन पंक्तियों से ही मकान के अंदरूनी भाग को अलग अलग कमरों में विभाजित किए हुए हैं। छत के नीचे का सिरा जमीन के अंदर तक गया हुआ है। सटा सटा कर रखे बांस की खपचियों को एक दूसरे में रस्सी पिरोक कर बांधे हुए गोलाकार ढांचे के छत से लेकर नीचे जमीन तक घास बिछाए जाते हैं। विशेष प्रकार की सभ्यता में जीने वाले होते हैं इस प्रकार की झोपड़ी में रहने वाले हाया जन समूह। हाया नामक भाषा में बात करने वाली हाया जनजाति के लोगों के अपने अद्वितीय संगीत और नृत्य होते हैं। विशाल खेती हर जमीन के मालिक भी हैं वो लोग। घर के अंदर की ओर का प्रवेश द्वार इस प्रकार मेहराब के आकार का होता है। हाया मकान से मैं बाहर निकला। एक बड़े भूभाग पर इधर उधर बना रखी आदिवासी झोपड़ियां। आगे की तरफ घास के छप्पर वाले कुछ गोलाकार झोपड़ियां दिख रही हैं। इस प्रकार की झोपड़ियों में ही तंजानिया के अंदरूनी जंगली इलाके में हाया जनजाति के लोग रहते हैं। केवल शहरों में ही टिन के छत वाले या कंक्रीट के मकान होते हैं।
घास और मिट्टी के गारे से बनाए जाने वाले मकानों में ही बहुसंख्यक लोग रहते हैं। इस ग्रामीण संग्रहालय के अंदर अभी और भी विभिन्न आकार प्रकार की झोपड़ियां देखना बाकी है। उन नजारों की ओर की अपनी यात्रा मैंने जारी रखी।